हेलो पीपल। इस वीडियो में हम लोग मैसूर के बारे में बात करेंगे कि कैसे मैसूर पर कब्ज़ा किया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पंजाब के बारे में पढ़ लिया था कि पंजाब के ऊपर कैसे अधिकार स्थापित किया था ब्रिटिशर्स ने। अब अपने लोग पढ़ते हैं मैसूर के बारे में। देखिए, मैसूर वाला जो एरिया है वो कर्नाटक वाला एरिया है, मतलब सदर्न इंडिया के अंदर अपने लोग जाते हैं तो हम देखते हैं कि कर्नाटक के अंदर ही मैसूर एरिया, मतलब मैसूर हुआ करता था। ठीक है, तो क्या है कि 1565 के अंदर आप जानते हैं कि बैटल ऑफ टलीकोटा हम लोगों ने पहले पढ़ी है कि जो विजयनगर एम्पायर था, तो जो विजयनगर एम्पायर था उसकी जो अ, मतलब मतलब जो विजयनगर एम्पायर था वो जो टूट मतलब बिल्कुल ख़त्म हुआ था, तो वो किसके बाद हुआ था? बैटल ऑफ टलीकोटा के बाद हुआ था। जो और काफ़ी सारी प्रोविंसेस थे सदन के अंदर, उन लोगों ने एक गुट बना लिया था। उन लोगों ने एक एक ग्रुप बना लिया था और उस ग्रुप ने मिलके विजयनगर एम्पायर के ऊपर हमला करा था और उसी के बाद उसका पतन स्टार्ट हो गया था। किसका? विजयनगर एम्पायर का। तो बैटल ऑफ टलीकोटा के थ्रू, वहीं पर बैटल ऑफ टलीकोटा के बाद जो विजयनगर एम्पायर छिन्न भिन्न हो गया था, उसी के ऊपर यानी उसी के अवशेषों के ऊपर क्या क्या हुआ था? 1612 के अंदर वाडियार वंश की स्थापना हुई थी, यानी कि वाडियार डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। मैसूर, उसे मैसूर कहा गया था। ठीक है, मैसूर के अंदर। ठीक, तो जो प्रथम रूलर था वाडियार डायनेस्टी का वो कौन था? वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय। ठीक, जो रूलर था वाडिया डायनेस्टी का वो था वेंकट द्वितीय। तो 18th सेंचुरी के अराउंड, मतलब ये 1612 के बीच की बात है कि वेंकट द्वितीय था। अब अपन लोग पढ़ते हैं कि डायरेक्ट 18th सेंचुरी के का सीन समझाया जा रहा है यहाँ पे कि जो 18th सेंचुरी के टाइम पे एक रूलर हुआ करता था वाडिया डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला। क्या नाम था उस रूलर का? चिक्का कृष्णराज। ठीक है, क्या नाम था? चिक्का कृष्णराज। और ये मात्र एक रूलर था, इसके पास कोई भी शक्ति नहीं थी। ठीक है, तो जो एक्चुअल पावर रिलाय करती थी, जो एक्चुअल पावर थी वो किसके हाथ में थी? तो जो वास्तविक शक्ति थी वो दो मंत्रियों के, इसी के कोर्ट के अंदर दो मंत्री थे। कौन कौन? एक था नेंजराज जो कि प्रधानमंत्री था, और एक था नंदराज जो एक मंत्री था। इनके हाथों में पूरी पावर रिलाय करती थी, इनके हाथों में पूरी पावर हुआ करती थी। ठीक है, चिक्का कृष्णराज जो था वो मात्र एक नॉमिनल हेड था, उसके पास कोई भी उसके हाथों में तनिक भी शक्ति नहीं थी। शक्ति इन द सेंस उसका कंट्रोल ज़्यादा चीज़ों के ऊपर चलता नहीं था। ठीक है, अब अपने लोग को पता है कि कैपिटल ऑफ मैसूर, जो मैसूर की कैपिटल थी वो क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, और ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ निंजराज के निंजराज के शासनकाल के अंदर जो क्या हुआ था? हैदर अली का उदय हुआ था। अपने लोग पढ़ते हैं हैदर अली के बारे में कि कैसे उदय हुआ था। ठीक है, देखिए हैदर अली का जो शासनकाल है वो 1761 से 1782 के बीच का है। ठीक, और तो जो हैदर अली था उसका जन्म 1721 के अंदर हुआ था। कहाँ पर? कोलार के अंदर। कहाँ पर है ये? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के कोलार में हुआ था किसका जन्म? हैदर अली का जन्म। ठीक, और तो जो फादर थे हैदर अली के वो कौन थे? फतेह मोहम्मद। और जो फतेह मोहम्मद थे वो इन्हीं के, किसके? जो ये चिक्का कृष्णराज या फिर निंजराज और नंदराज के कोर्ट के अंदर ही क्या थे? एक व्यक्ति थे, इन्हीं के कोर्ट का एक व्यक्ति था। ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ रूलर ऑफ मैसूर। मैसूर का जो रूलर यानी चिक्का कृष्णराज जी के कोर्ट में यह थे कौन? इनके फादर फतेह मोहम्मद। अब क्या होता है? 1755 1755 के अंदर हैदर अली वॉज अपॉइंटेड एज दी फौजदार। 1755 के अंदर हैदर अली को फौजदार के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है। किसका? डिंडीगुल का फौजदार के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? नेंजराज के द्वारा। ठीक, डिंडीगुल कहाँ पे? तमिलनाडु। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये सदर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर साउथ इंडिया इंक्लूडेड रहेगा काफ़ी सारा। तो डिंडीगुल जो है वो तमिलनाडु की बात चल रही। तो नेंजराज ने फौजदार नियुक्त कर दिया था, हैदर अली को एज अ फौजदार नियुक्त कर दिया था। ठीक है, डिंडीगुल का।
तो इसके बाद हैदर अली ने क्या काम करे, दो काम किए थे। देखिए हैदर अली बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं, तो उसे कुछ भी नहीं पढ़ना लिखना आता था। तो उसने खांडेराव नामक एक ब्राह्मण को रखा था, ऐसा सलाहकार रखा था, एडवाइजर के तौर पे उसने ने खांडेराव नामक एक ब्राह्मण को रखा था। और डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्र वो शस्त्रागार की स्थापना की थी फ्रांसीसियों की मदद से। देखिए जो हैदर अली था, हैदर अली ने पहली बात तो खांडरेव नामक एक ब्राह्मण को एडवाइज़र के तौर पे रखा था अपना, ठीक है। और उसने डिंडीगुल के अंदर ही, जहाँ का वह फौजदार था, उसने वहीं पर एक शस्त्रागार की स्थापना करी थी। किसकी मदद से? फ्रांसीसियों की मदद से। देखिए हैदर अली की कभी भी ब्रिटिशर्स से नहीं बनी, और ठीक है, तो ब्रिटिशर से नहीं बनी तो वो कहते हैं ना दुश्मन का दोस्त दुश्मन, वैसे ही फ्रांसीसियों की कभी दुश्मन उससे नहीं बनी थी ब्रिटिशर्स से। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। तो वैसे ही तो क्या हुआ, हैदर अली और फ्रांसीसी जो थे वो इसकी मदद से, हैदर अली ने फ्रांसीसी की मदद से एक शस्त्रागार की स्थापना करी थी। कहाँ पे? डिंडीगुल के अंदर। तो देखिए 1761 के अंदर हैदर अली किल्ड नेंजराज। देखिए 1761 के अंदर, देखिए हैदर अली जानता था कि जो असल शक्ति है वो किसके हाथ में है, नेंजराज के हाथ में और नंदराज के हाथ में, ठीक है। तो चिक्का कृष्णराज को अगर मुझे राज चाहिए तो मुझे चिक्का कृष्णराज को मारने से तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ नेंजराज को मार देता हूँ। तो 1761 के अंदर वह हमला करता है किसके ऊपर? श्रीरंगपट्टनम के ऊपर हमला करता है। कौन? हैदर अली। और श्रीरंगपट्टनम पर हमला करने के बाद वह नेंजराज को मार देता है एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मैसूर। और उसने खुद को, यानी नेंजराज को मारने के बाद हैदर अली ने खुद को मैसूर का इंडिपेंडेंट स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, ठीक है। इन 1764 मराठा पेशवा मराठा पेशवा थे कौन? माधवराव अटैक्ड मैसूर एंड डिफीटेड हैदर अली। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए जो सदन के अंदर एक नया पावर जनरेट करने लगी थी, यानी पावर इन द सेंस एक नया राज्य उभर कर आ रहा था, ठीक है। तो इस राज्य, देखिए मराठाज वैसे भी शक्ति में थे, ठीक है। उस तरफ निज़ाम्स वगैरह थे, हैदराबाद के निज़ाम वगैरह थे, और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स। तो ये तीनों इंडिया की कुछ पावरफुल यूनिट्स थी। तो इन दोनों के बीच में ही हासिल होता रहता था कि भाई कोई किसी का राज्य हथिया लेता था, कभी कोई किसी का राज्य हथिया लेता था, तो ऐसे वॉर वैसे ही चलती रहती थी। तो जब इन लोगों को पता चलता है, किसे? मराठास को और ये निज़ाम को और ये ब्रिटिशर्स वगैरह को, कि भाई एक और सदर्न साउथ के अंदर एक नई पावर जनरेट कर रही है, जो एक नया राज्य उभर कर आ रहा है एक पावरफुल एम्पायर के तौर पर, वो किसका राज्य है? हैदर अली का राज्य है। तो इस सब को जल्दी से जल्दी दबाने के लिए और अपना 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 राज्य स्थापित करने के लिए इन लोगों ने क्या करा, तो सबसे पहले मराठा ने 1764 के अंदर मराठा का एक पेशवा, क्या नाम था? माधव राव ने किसके ऊपर अटैक करा? मैसूर के ऊपर अटैक करा एंड डिफीटेड हैदर अली। और मैसूर के ऊपर अटैक करने के बाद उसने हैदर अली को हरा दिया, ठीक है। और 1765 के अंदर हैदर अली डिड अ ट्रीटी। अब देखिए हारने के बाद हैदर अली एक ट्रीटी करता है, किसके साथ? मराठास के साथ। अंडर दिस ट्रीटी हैदर अली गेव सम टेरिटरी टू मराठास। और इस ट्रीटी के तहत, इस समझौते के तहत, इस संधि के तहत जो हैदर अली था वह अपने साम्राज्य की, यानी कि जो उसका साम्राज्य था वह उसकी टेरिटरीज कुछ किसे दे देता है? मराठास को दे देता है। और उसी के साथ वह करीब 28 लाख रुपए भी देता है। किसे? पर एनम की ये ट्रीटी होती है, ठीक है। किस किस के बीच में? मराठा के बीच में और हैदर अली के बीच में, मराठा पेशवा माधव राव और हैदर अली के बीच में। इन 1766 निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद अटैक्ड मैसूर एंड ब्रिटिशर्स। देखिए अब क्या होता है, अब तीन लोग थे ओपोनेंट में। कौन? निज़ाम हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए और मराठा हो गए। अब मराठा तो भाई अपना पेट भर के, यानी इन्होंने इसके ऊपर हैदर अली के ऊपर हमला किया, मैसूर के ऊपर हमला किया। मैसूर ने इन्हें थोड़ा बहुत अमाउंट दे के ललचा के दूर कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके ऊपर निज़ाम हमला करते हैं और ब्रिटिशर्स हमला करते हैं, ये दोनों मतलब मिलके नहीं हमला करते हैं, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स इंस्टिगेट करते हैं निज़ाम ऑफ हैदराबाद को इंस्टिगेट करते हैं कि भाई तुम जाके मैसूर के ऊपर हमला करो। पर ये निज़ाम सोच रहा था कि भाई मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मैं हैदर अली को हरा दूंगा और मैसूर को हरा दूंगा। पर पासा पड़ गया उल्टा।
तो जो हैदर अली होता है वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद को तो पेल देता है, ठीक है। तो इन दिस हैदर अली डिफीटेड निज़ाम्स, और ये अटैक जो होता है 1766 के अंदर, इसके अंदर जो हैदराबाद का निज़ाम होता है उसे पराजय स्वीकार करनी पड़ती है, किसके हाथों? हैदर अली के हाथों, ठीक है। और इसी के बाद क्या होता है, इसी के बाद क्या होता है कि फिर ब्रिटिश, फिर अपनी क्या स्टार्ट हो जाती हैं, एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब ब्रिटिशर्स की और मैसूर की वॉर होगी, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1767 से 1769 तक चला। देखिए 1766 के अंदर निज़ाम ऑफ हैदराबाद को हरा दिया था मैसूर के द्वारा, हैदर अली के द्वारा निज़ाम ऑफ हैदराबाद को हरा दिया गया था। उसी के अगले साल 1767 से 1769 तक फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध चला, और इस युद्ध के अधीन जो अंग्रेजी सेनापति था, जो यानी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ था, किसका? आर्मी का आर्मी चीफ था, वो कौन था? जनरल स्मिथ। और जो मैसूर की तरफ से कौन कमांड कर रहा था? हैदर अली। तो इन दिस वॉर हैदर अली डिफीटेड स्मिथ एंड कॉन्कर्ड मैंगलोर। अब देखिए क्या होता है कि जो हैदर अली होता है वो ये युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो इस युद्ध के अंदर जो हैदर अली होता है वह किसे हरा देता है? स्मिथ को हरा देता है। कौन स्मिथ? जनरल स्मिथ, यानी ब्रिटिशर्स को हरा देता है। और किस पर अधिकार कर लेता है? बेंगलोर के ऊपर अधिकार कर लेता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हैदर अली अटैक्ड मद्रास। अब देखिए मैंने आपको बताया था मद्रास एक प्रेसिडेंसी थी किसकी? ब्रिटिशर्स की। तो वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजिकल पोजीशन थी, यानी स्ट्रेटजिकल यूनिट थी मद्रास। मद्रास हो गया, सूरत हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बंगाल हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन थे किसके? ब्रिटिशर्स के। तो जब मद्रास के ऊपर हमला होता है तो फिर जो हैदर अली की जो सेना होती है वो छिन्न भिन्न कर देती है किसे? ब्रिटिशर्स को। तो उसके बाद मजबूरन ब्रिटिशर्स को एक ट्रीटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। वो कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 के अंदर। ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ जो ये वो होती है, क्या कहते हैं, जो ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर थी वो समाप्त हो जाती है। और इस ट्रीटी के तहत क्या कहा जाता है कि जितने भी आपने हमारे राज्य पर अधीनता स्वीकार करी है वो आप राज्य हमें दे देंगे, और जितने हमने आपके राज्य हत्या लिए वो हम आपको लौटा देंगे, और आप हमारे जितने राज्य ले लिए आप वो हमें लौटा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हैदर अली वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ साउथ इंडिया हु डिफीटेड ब्रिटिशर्स। और साउथ इंडिया का प्रथम रूलर जो था वो हैदर अली था, जिसने ब्रिटिशर्स को हराया था। और 1771 से लेकर 1772 तक जो पेशवा माधव राव और हैदराबाद के निज़ाम द्वारा मैसूर पर आक्रमण किया जाता है, ठीक है। क्या होता है? पेशवा माधव राव और हैदराबाद के निज़ाम द्वारा मैसूर के ऊपर फिर से हमला कर दिया जाता है 1771 के अंदर और 1772 के अंदर, ठीक है। तो ये लोग मतलब ये थे कि भाई मतलब डायसेक्टेड पड़े हुए थे सब लोग। अब जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर आता है उसमें क्या होता है कि जैसे ब्रिटिशर्स से तो सब लोग परेशान थे, सही बताएं तो ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, और किसी एक इंडिपेंडेंट मतलब किसी एक रूलर के वश में इतना नहीं था कि भाई वह काफ़ी ज़्यादा एडवांस मिलिट्री को और ट्रेंड मिलिट्री को और एक डिसिप्लिन्ड मिलिट्री को हरा पाते। किसकी? ब्रिटिशर्स की डिसिप्लिन्ड और ट्रेंड मिलिट्री को, और ब्रिटिशर्स को भगा पाते। तो इसके लिए क्या करना चाहिए था? उन लोगों को एक कोलैबोरेशन कर लेना चाहिए था, और एक दूसरे को एक एक अलायंस फॉर्म कर लेना चाहिए था, सही मतलब शॉर्ट फॉर्म में कहें तो एक उन्होंने क्या करा, यही सोचते हैं कौन? अब देखिए हैदर अली की तो वैसी लड़ाई चल रही है किसके साथ? ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है। अब देखिए जब मैं ये बता रहा था आपको, मद्रास पर जब अटैक होता है तो मद्रास को छिन्न भिन्न कर देता है वो। तो मद्रास को छिन्न भिन्न करने के बाद फिर वो लोग ट्रीटी ऑफ मद्रास हो जाती है, ठीक है। अब अपने लोग करते हैं कि जो हैदर अली था, अब ये 1779 के अंदर हैदर अली एक ट्रिपल अलायंस फॉर्म करता है। 1779 के अंदर एक ट्रिपल अलायंस फॉर्म करता है, जिसके अंडर कौन कौन थे? मैसूर, हैदराबाद और मराठास। और हैदर अली अटैक नवाब ऑफ कर्नाटक एंड कॉन्कर्ड कर्नाटका। और जो हैदर अली इस टाइम पे क्या करता है
कि नवाब ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक का एक नवाब होता है, उसके ऊपर हमला कर देता है और कर्नाटक को अपने अधीन कर लेता है। तो जो ये नवाब होता है कर्नाटक का, वो भागा भागा कहाँ जाता है, मद्रास जाता है। और मद्रास पहुँचने के बाद ब्रिटिशर से कंजर्वेशन मांगता है, संरक्षण मांगता है, और ब्रिटिशर से मांग करता है कि भाई तुम थोड़ी बहुत मदद करो, ऐसे मतलब मेरा राज्य चला जाएगा मेरे हाथों से। तो क्या करते हैं, तो जो ये मराठा वो क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं, ये ब्रिटिशर्स दो आर्मी भेजते हैं, किसके लिए, लड़ाई के लिए, किससे, हैदर अली से। तो ये दो आर्मी होती हैं, एक को कमांड कर रहा होता है हेक्टर मुनरो और एक को कर रहा होता है कर्नल बेली। तो क्या होता है, जब ये दोनों आर्मी आती हैं हैदर अली को मारने के लिए, मतलब अटैक करने के लिए उस पर, तो पासा पड़ जाता है उल्टा। तो हैदर अली इसमें से कर्नल बेली को तो लपेट लेता है और काम निपटा देता है कर्नल वैली का, और वहीं पे कर्नल वैली को मार देता है। वहीं पे इस चीज़ को देख के हेक्टर मुनरो थोड़ा घबरा जाता है और वह वापस लौट जाता है मद्रास, ठीक है। और बंगाल से फिर वॉरेन हेस्टिंग कहाँ पहुँच जाता है, मद्रास पहुँच जाता है। और एक उनकी प्रेसिडेंसी थी क्या, बंगाल थी, तो बंगाल से वॉरेन हेस्टिंग के अधीन, मतलब उसकी, और सर आयरकूट वो थे जो वो कर रहे थे, इनकी सेना का निरीक्षण कर रहे थे। कौन, सर आयरकूट के अधीन एक फोर्स आता है किससे लड़ने के लिए, हैदर अली से लड़ने के लिए। अब देखिए पहले ही इन दो आर्मी से लड़के हेक्टर मुनरो और कर्नल बेली की आर्मी से लड़के हैदर अली की आर्मी काफ़ी थकी हारी होती है। उसी वक्त पर बंगाल प्रेसिडेंसी से ब्रिटिशर्स हमला कर देते हैं और सर आयरकूट डिफीटेड हैदर अली इन 1781, और 1781 के अंदर सर आयरकूट द्वारा हैदर अली को हरा दिया जाता है। एंड ड्यूरिंग दैट वॉर इन 1782 हैदर अली डाइड, और इसी वॉर के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए जो ये त्रिकुट बना था, ये त्रिगुट बना था, इसके अंदर मैसूर हैदराबाद और मराठास तीनों एक थे, लेकिन जब हैदर अली को ज़रूरत पड़ी तब इनमें से कोई भी सामने नहीं आया। तो मेन रीज़न हमेशा इंडिया की डिफीट का हमेशा से यही रहा है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइसेक्टेड फॉर्म में पावर पड़ी रही है हमेशा से। आज भी देख लीजिए, कहीं डिवाइडेड हैं लैंग्वेज के बेसिस पर, कहीं डिवाइडेड हैं रिलीजन के बेसिस पर, कभी आइडियोलॉजीज़, फिलोसफीज़, 10 चीज़ों के ऊपर इंडिया का व्यू पॉइंट हमेशा डिवाइडेड रहता है। इस वजह से क्या होता है कि यूनिटी हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक काल से ही इंडिया को काफ़ी बार यूनिटी ना होने के चक्कर में ही हार स्वीकार करनी पड़ी थी, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जो हैदर अली को अगर सपोर्ट कर दिया जाता, किसके द्वारा, मैसूर वो हैदराबाद के द्वारा और मराठास के द्वारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यूनिट्स कंसिडर करी जाती थी उस वक्त की, तो फिर आज साउथ का कोई और वो होता, शक्ल होती, मतलब शक्ल इन द सेंस, इतना एक्सपेंशन, जितना एक्सपेंशन कर लिया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर, वह एक्सपेंशन ना हुआ पाता, ठीक है। खैर हिस्ट्री पढ़ते हैं अपने लोग। तो जो हैदर अली और इसी के 1782 के अंदर ही सर आयरकूट की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक। अब जो हैदर अली होता है उसे सक्सीड कौन करता है, उसे सक्सीड करता है उसी का पुत्र टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान सक्सीड करता है किसे, हैदर अली को। और 1784 के अंदर क्या होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर की संधि होती है। इस संधि के अधीन, मतलब देखिए ये तो लड़ाई के बीच ही, मतलब ड्यूरेशन चल रही होती है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की, उसी वक्त ही मृत्यु हो जाती है हैदर अली की। तो फिर जो आगे लड़ाई को कंटिन्यू रखता है वो कौन कंटिन्यू रखता है, टीपू सुल्तान। और इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि टीपू सुल्तान एक बहुत ही ज़्यादा कट्टर दुश्मन था, किसका, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। वह मतलब उसे हिंदू मुस्लिम और कभी, वो एक सेक्युलर माइंडसेट का बंदा था, और उसे और किसी चीज़ से दिक्कत नहीं थी, बस उसे दिक्कत थी भाई कि ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिशर्स की आइडियोलॉजी से, ब्रिटिशर्स का जो ये कॉन्स्पिरेसी रचते थे एक दूसरे के अगेंस्ट, उससे। तो ये सारी दिक्कत होती थी टीपू सुल्तान को। और कहा जाता है कि टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मन था, किसका, ब्रिटिशर्स का। और वह हमेशा खोजता रहता था कि भाई मैं कैसे इन लोगों से बदला लूँ, या फिर कैसे इन लोगों को भगाऊँ यहाँ से, ठीक। जो टीपू सुल्तान था उसका जन्म हुआ था 1750 के अंदर, ठीक है। अब हम लोगों ने ट्रीटी ऑफ मैंगलोर पढ़ ली, ठीक है, मैंगलोर की संधि। अब क्या होता है 1750 के अंदर, ही वॉज बॉर्न इन 1715 मैसूर, मैसूर के अंदर ही टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था, और ये हैदर अली का पुत्र था।
और 1782 के अंदर आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली की मृत्यु के बाद ही बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ मैसूर। मैसूर का अगला शासक कौन बना था? टीपू सुल्तान। एंड ही पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। देखिए फर्स्ट में तो नहीं करा था उसने, लेकिन सेकंड में जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 के अंदर, 1782 के अंदर, तो उसके बाद जो निरीक्षण करता है, निर्देश करता है अपनी आर्मी का, वो टीपू सुल्तान करता है इस लड़ाई का, ठीक है। और फिर थर्ड भी करेगा और फोर्थ में भी करेगा। और 1787, 1787 के अंदर ही टुक द टाइटल ऑफ बादशाह, उसने बादशाह का टाइटल धारण कर लिया था। एंड ही इश्यूड कॉइन्स ऑफ हिज नेम, वह अपने नाम से कॉइन इशू करता था। एंड बाय यूजिंग अरेबिक मंथ्स, और अरेबिक मंथ्स का नेम यूज़ करके उसने मॉडर्न कैलेंडर भी इशू कराए थे, मॉडर्न कैलेंडर्स भी इशू कराए थे। किसने? टीपू सुल्तान ने। इसने श्रीरंगपट्टनम में एक शस्त्रागार स्थापित करके सैनिकों की सैन्य परीक्षण दिया था, ठीक है। इसने क्या करा था? जैसे कि अपने हैदर अली ने करा था डिंडीगुल के अंदर, वैसे ही इसने श्रीरंगपट्टनम के अंदर एक शस्त्रागार स्थापित कराया था और उसने वहाँ पे सैनिकों को सैन्य परीक्षण भी दिलवाया था, ठीक है। एंड ही हैज़ 2 फेमस मिनिस्टर, और इसके पास 2 फेमस मिनिस्टर्स भी थे। कौन? पुरनिया और एक था कृष्ण राव, ठीक है। एंड ही अपॉइंटेड अ फ्रेंच ऑफिसर, इसने एक फ्रेंच ऑफिसर को भी अपॉइंट करा था अपनी कोर्ट में, लेफ्टिनेंट रिपो, ठीक है, उसका इन हिज आर्मी, अपनी आर्मी के अंदर, ठीक। और इसने अपने शासनकाल में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करी थी। मैंने आपको बोला ना कि वह एक सेकुलर माइंडसेट का बंदा था, तो इसने अपने राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया था, ठीक है। इसे दिक्कत थी तो सिर्फ ब्रिटिशर से ही दिक्कत थी। अब देखिए थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होती है अपनी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790। तो इस वक्त जो गवर्नर जनरल रहा वो अपना कौन रहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। बंगाल का जो गवर्नर जनरल रहा है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस रहा है। और 1790 से 1792 तक, 1792 तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध रहा है। और इन 1789 टीपू सुल्तान अटैक्ड ट्रेंकोवार, और ट्रेंकोवार के ऊपर आक्रमण कर देता है कौन? टीपू सुल्तान। और इस आक्रमण के बाद क्या होता है? जो कॉर्नवालिस होता है वो युद्ध की घोषणा कर देता है किसके अगेंस्ट? टीपू सुल्तान के अगेंस्ट। 1789 के अंदर टीपू सुल्तान हमला करता है ट्रेंकोवार के ऊपर। अब जब ये ट्रेंकोवार के ऊपर हमला करता है तो जो जनरल होता है, गवर्नर जनरल बंगाल का, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो एक वॉर घोषित कर देता है किसके अगेंस्ट? टीपू सुल्तान के अगेंस्ट। और जब इस वॉर के अंदर 1790 के अंदर एक जनरल होता है, जनरल मेडोज, तो ये जनरल मेडोज किसके ऊपर अटैक करता है? टीपू सुल्तान के ऊपर, श्रीरंगपट्टनम के अंदर। लेकिन इस अटैक के अंदर टीपू सुल्तान जनरल मेडोज को हरा देता है। और 1792 के अंदर एक ट्रीटी होती है श्रीरंगपट्टनम की, और इस ट्रीटी के अंदर टीपू सुल्तान हैज़ टू गिव हाफ एम्पायर एंड 3 करोड़ रुपीज़ टू ब्रिटिशर्स। अब देखिए जब ये मेडोज हरा देता है, मेडोज को हराने के बाद फिर कौन आता है? बॉस आते हैं, बॉस अर्थात लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो टुकड़ी लाई जाती है आर्मी की, और जिसका निरीक्षण लॉर्ड कॉर्नवालिस करता है, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस किसे हरा देता है? टीपू सुल्तान को हरा देता है। और जिसके कारण टीपू सुल्तान को एक संधि करनी पड़ती है ब्रिटिशर्स के साथ। वो कौन सी थी? 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और इस ट्रीटी के अधीन टीपू सुल्तान को अपना आधा साम्राज्य उन्हें देना था और 3 करोड़ रुपए देने थे किसे? ब्रिटिशर्स को, ठीक है। अब आता है चौथा एंग्लो मैसूर वॉर, चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है। देखिए मैं आपको शायद पीछे एक चीज़ बताना भूल गया। हाँ हाँ, जो ये ट्रीटी ऑफ मद्रास थी, तो इस ट्रीटी ऑफ मद्रास के अंदर एक चीज़ और हुई थी कि इन लोगों ने एक तो सारी एक दूसरे को इनकी जो प्रोविंसेस थी वो लौटा दी थी। और ये भी था कि क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स हारे थे, तो ब्रिटिशर्स के ऊपर हैदर अली ने ये कंडीशन रखी थी कि मुझे आगे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें उसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी। और यही कंडीशन ब्रिटिशर्स ने कहा था कि भाई देखो हम एक दूसरे की मदद करेंगे, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी ब्रिटिशर्स की तो ब्रिटिशर्स आपके साथ खड़े होंगे। और वहीं पर हैदर अली बोलता है कि भाई तुम लोगों को अगर कभी मैसूर साम्राज्य की तरफ से
किसी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैसूर साम्राज्य तुम्हारे साथ खड़ा होगा, उसकी तुम टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन आप जानते ही हो गोरे तो हमेशा से ही बेवफा रहे हैं। तो गोरों ने भैया वो कर दिया। तो इसी बात से गुस्सा रहता था कौन, अपना ये हैदर अली, और इसी चक्कर में वह उन्हें हमेशा पेलने के चक्कर में ढूंढता रहता था। उसे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता हैदराबाद का और मराठास का तो आज कुछ और ही रुख होता फिलहाल। खैर ये मैंने आपको मद्रास की ट्रीटी का बता दिया। तो गवर्नर, अब अपने लोग पढ़ते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। लेकिन देखिए जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी, उस संधि के अंदर टीपू सुल्तान को अपना आधा साम्राज्य देना पड़ा पहले तो, और आधा साम्राज्य देने के बाद भी 3 करोड़ रुपए देने पड़े ब्रिटिशर्स को। भाई 3 करोड़ रुपए बहुत मायने रखते थे उस वक्त पे। आज के टाइम पे आदमी 3 करोड़ इकट्ठे नहीं कर पाएगा, उस वक्त पे तो बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। तो इसके साथ यानी इतना कुछ जुटाने में टीपू सुल्तान की काफ़ी ज़्यादा पावर ख़त्म हो चुकी। भाई आधा साम्राज्य चला गया, 3 करोड़ रुपए चले गए, भाई अपना साम्राज्य चलाने के लिए भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था। तो टीपू सुल्तान की काफ़ी शक्ति इसके साथ कम हो गई थी, ठीक। अब क्या होता है चौथा एंग्लो मैसूर वॉर। लेकिन बात तो यही है ना कि टीपू के उन्हें तो मेन मेन चीज़ ये थी ब्रिटिशर्स की कि भाई हमें तो अपना अधिकार करना है, ठीक है, हमें अपने अधिकार से मतलब। तो एक चौथा एंग्लो मैसूर वॉर होता है, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 के अंदर। उस वक्त जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, लॉर्ड कॉर्नवालिस से हटके कौन हो गया था, लॉर्ड वेलेस्ली हो गया था, ठीक। और इन दिस बैटल निज़ाम्स एंड मराठाज हेल्प ब्रिटिशर्स। अब देखिए वो कहते हैं ना जब आस्तीन के सांप हों तो भाई दूसरे दुश्मनों की क्या ही ज़रूरत होती है। तो भाई देखो जो निज़ाम थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जो मतलब लोटे की तरह कभी इधर फिसल जाते थे, कभी इधर फिसल जाते थे, कभी मैसूर के संग खड़े हो जाएंगे, जो रुपए पकड़ा दिए ना वे उसके संग खड़े हो जाते थे। सबसे मेन बात निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठाज, तो ये दोनों ने किसकी मदद करी थी, ब्रिटिशर्स की मदद करी थी। किसके अगेंस्ट, इसके क्या कहते हैं मैसूर के राजा जो कि टीपू सुल्तान था उसके अगेंस्ट। अब देखिए जो मतलब टीपू सुल्तान वैसे ही इतनी फ्रेजाइल कंडीशन में था, काफ़ी कमज़ोर स्थिति में था, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को निज़ामसी और मराठा की ज़रूरत पड़ी थी टीपू सुल्तान को दबाने के लिए। और इन दिस बैटल लॉर्ड वेलेस्ली डिफीटेड एंड किल्ड टीपू सुल्तान। और इस बैटल के अंदर जो ये फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1799 के अंदर, उसके अंदर लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा टीपू सुल्तान को हरा दिया गया और उसके बाद मार दिया गया। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान मुस्लिम रूल वॉज अबॉलिश्ड फ्रॉम मैसूर। और इसी के साथ टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही मुस्लिम रूल भी खत्म हो जाता है किसमें, मैसूर के अंदर। और इन द कंजर्वेशन ऑफ ब्रिटिशर्स, फिर से ब्रिटिशर्स के संरक्षण के अंदर फिर से मैसूर के अंदर कौन सी डायनेस्टी उगती है, वाडियार डायनेस्टी। और इस बार जो राजा बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, कृष्णा को राजा बना दिया जाता है, कृष्णा को राजा बना दिया जाता है। कृष्णा वॉज मेड द रूलर, किसके कंजर्वेशन में, ब्रिटिशर्स के कंजर्वेशन में, ठीक है। तो ये था अपना पूरे एंग्लो मैसूर वॉर। अब देखिए जब कृष्णा को राजा बनाया है तो सीधी बात ये है कि ब्रिटिशर्स ने ही बनाया, ब्रिटिशर्स के कंजर्वेशन में ही, तो एक तरीके से वो भी ब्रिटिशर्स के अधीन ही रहा। क्या कहते हैं, मैसूर जो नया राज्य फॉर्म हुआ था, तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इसे भी अपने अधीन कर लिया। हम पढ़ चुके हैं पंजाब को भी अपने अधीन कर लिया, फिर अपने लोग पढ़ा था अवध को कर लिया, बंगाल को कर लिया। इन्होंने ऐसे करके काफ़ी सारे एरिया को अपने अधीन कर लिया था। तो अपने लोगों ने ये इंडिपेंडेंट रूलर्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपने शायद यहाँ पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। आगे वाला लेक्चर अपने लोग में शायद मराठास के बारे में पढ़ें, ठीक है। थैंक यू।